देखो, ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ, अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वेलोसिटी और स्पीड जो है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उनको लगता है या एक ही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले दोनों चीज़ें समझते हैं अच्छे से। वेलोसिटी और स्पीड तो तुम अच्छे से जानते हो, ठीक है, फिर भी एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो, स्पीड क्या होता है, ध्यान से समझना। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस बोलता हूं तो इसका क्या मतलब होता है? डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे या सिर्फ मैग्नीट्यूड? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ध्यान से, यही कहानी इसकी है। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और मोटा मोटी डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, बॉडी की एक्चुअल पाथ जो वो ट्रेवल करती है, ठीक है। और इसी को ही, इसी डिस्टेंस को ही हम लोग पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्योंकि पाथ लेंथ भी होता है एक्चुअल डिस्टेंस या टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जब टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी निकालोगे और एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी निकालोगे तो एक ही आएगा। इसे समझ में आ गई? तो स्पीड इक्वल टू हो गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें डिस्टेंस जो है वो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका मतलब है कि स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बाबू? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड भी हो जाता है और डायरेक्शन भी हो जाता है। किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। तो जिस भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएगा, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? स्केलर की वेक्टर? वेक्टर। यानी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। याद रखने का सिंपल तरीका है, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, s से स्केलर, s से स्पीड। ये चीज़ समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना, इन्हीं में अंतर समझ लो। डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड हो गया और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गए। यही कारण है, यही रीजन है कि अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से चलती है, कोई बॉडी पॉइंट ए से चलती है और सर्कुलर फॉर्म में चलती है और वापस यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है, यानी यहीं से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होने का डायरेक्शन, ऐसे ऐसे बॉडी चली, इस तरीके से चली, इस तरीके से, और यहीं पे आके एंड हो गया, इसका ख़त्म हो गई। तो अब ध्यान से देखना मेरी बात कि अगर ये सर्कल जो है उसका रेडियस 5 मीटर है, ठीक है, या 21 मीटर मान लो। अगर ये सर्कल का रेडियस कितना है? 21 मीटर। तो पाथ लेंथ क्या होगा या डिस्टेंस टोटल क्या होगा? टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इसका सरकमफ्रेंस निकाल दोगे। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालोगे? 2πr यानी सरकमफ्रेंस। तो हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r यानी कि 21, 7 3 या 21। ये हो गया, क्या हुआ है? लास्ट में आंसर 132 आएगा। ठीक है, तुम्हारी बात मान लिए, पक्का ना? यूट्यूब वाले ऐसा ना करते हैं सर को कैलकुलेशन नहीं आता। चलो ठीक, जो भी आएगा। अब ये टोटल डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो बॉडी का स्पीड तो निकाल सकते हो, डिस्टेंस क्योंकि आ गया ये। अब डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट। एक्चुअल पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया। यही पॉइंट ए भी है, यही पॉइंट बी भी है, तो एक्चुअल पाथ ऐसे निकाल लोगे सरकमफ्रेंस का। समझ में आई बात? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पॉइंट क्या है? ए पे ही तो बी आ गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया? 0 हो गया। यानी डिस्टेंस इसकी 132 आई, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? क्लियर हो रहा है? यानी सेम पाथ लेंथ का डिस्टेंस हमारा दूसरा आ सकता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस
पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, पाथ लेंथ पे, यानी कि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। या इस बात को रट लेना, डिस्टेंस किस पे सिर्फ डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, सिर्फ पाथ लेंथ पे। और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर डायरेक्शन जीरो हो गई तो जीरो इंटू मैग्नीट्यूड जीरो। बात समझ आ रही है ना। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अब एवरेज अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, और एवरेज अगर, ये तो समझ में आ गई बात। तो एवरेज इसको लिखने की जरूरत है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करते हैं ना। तो ध्यान से देखना, एक हम न्यूमेरिकल तुरंत करेंगे ताकि क्लियर हो जाए मैटर। एवरेज वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो अगर मान लो कोई बॉडी है वो x1 पे है एट अ टाइम t1, कोई बॉडी जो है वो x1 पे है एट अ टाइम, फिर वो बॉडी कुछ दूर चलती है और उसकी पोजीशन क्या हो जाती है x2 एट अ टाइम t2। अगर कोई बॉडी x1 पे है और कुछ समय बाद टाइम t1 पे, और कुछ समय बाद x2 पे चली जाती है टाइम, समझाता हूँ एग्जांपल से, ग्राफ से। मान लो ये है तुम्हारा ओरिजिन 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, ठीक है। ये है 0 सेकेंड, ये है 1 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड, ये है मान लो 4 सेकेंड, ठीक है। बॉडी मान लो 2 पे थी, ध्यान से एकदम समझना, ये है x1, कब 1 सेकेंड पे, ये है t1। तो बॉडी x1 पे थी यानी 2 सेंटीमीटर या मीटर पे थी, t1 यानी कौन से सेकंड पे, 1 सेकंड पे। अब बॉडी पहुंच गई 4 पे, यानी x2 हो गया 4, बॉडी कहाँ पहुंच गई, x2 इक्वल टू हो गया 4, और t2 क्या हो जाएगा, t2 यानी मान लो हम कि मान लेते हैं 2 सेकेंड, ठीक है, ये हम मान लेते हैं t2 यानी कि 2 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, तो शॉर्टेस्ट यानी कि बॉडी कहाँ पे थी, x1 पे थी और पहुंच कहाँ गई, x2 पे। तो टोटल चली कितना, टोटल चलेगी ये x2 माइनस x1, यही तो चलेगा। और उसी तरह टाइम का माइनस कर देंगे यानी t2 माइनस, ठीक है। तो ये हमारा किसी भी दो बॉडीज के बीच का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा, इसी को बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी, इसी को क्या बोल देंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब x2 माइनस x1 करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी आएगी, तो इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा x और इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा t। फॉर्मूले की तरह से अगर लिखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिख देंगे, एवरेज वेलोसिटी लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, क्या लिख देंगे, टाइम इंटरवल, यानी कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। टाइम इंटरवल यानी जिस टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जिस टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, चाहो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दो, जिस टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वही हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जिस टाइम इंटरवल में डेल्टा t। ये चीज़ समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड देखो, यहीं पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एवरेज स्पीड जो है इससे सिंपल है, न्यूमेरिकल करा दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड हो जाएगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल या टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सिंपल एवरेज स्पीड हो गया टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कभी भी जल्दी एक नहीं आएगा, कभी भी एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कभी एक नहीं आएगा, उसकी भी कंडीशन बताता हूँ। लेकिन जनरली ज़रूरी नहीं है कि एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड जो है वो बराबर हो जाए, ये जरूरी एवरेज वेलोसिटी के, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उसी डाटा के लिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाए, ये जरूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कब हो सकती है? जब टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल पाथ लेंथ के बराबर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल पाथ लेंथ के बराबर होगा, उसी कंडीशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। जब टोटल पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा तभी उसी कंडीशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमेशा हमेशा ये कंडीशन कब होगी? जब टोटल पाथ लेंथ बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। बात समझ में आ रही है? तभी क्या कहते हैं कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। वरना हमेशा एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। हमेशा एवरेज स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? एवरेज। और क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड में क्या इंक्लूडेड है? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ यानी मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही बात? और एवरेज वेलोसिटी में क्या इंक्लूडेड है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड यानी पाथ लेंथ हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। पाथ लेंथ हमेशा ज़्यादा होगा। अभी सर्कल वाला एग्जांपल दिया था मैं, पाथ लेंथ आया था कुछ 132, डिस्टेंस 132 आई थी, वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या आया था? 0। तो अब अगर कैलकुलेट करते तो जाहिर सी बात है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा आती कि नहीं आती? ठीक है, तो ये पहले नोट कर लो पूरा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल अच्छे से कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले ये नोट कर लो। हर्ष पॉज कर दो। देखो न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, ये न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल ही सिर्फ अच्छे से देख लो, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल आराम से कर लोगे। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है कि कोई बॉडी जो है, कोई भी बॉडी 0 से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, ये O से P तक जाती है। ध्यान से डायरेक्शन को देखना, O से P तक जाती है ये बॉडी, O से P तक जाती है। और टाइम कितना लेती है O से P जाने में? 18 सेकेंड। O से P जाने में कितना टाइम लेती है? 18 सेकेंड। ध्यान से सुनना कि बॉडी जो है वो ओरिजिन से चल रही है, कि ओरिजिन यानी O से चल रही है और P तक जाती है, और O से लेकर के P तक जाने में उसे टाइम कितना लगता है? 18 सेकेंड का। उसके बाद बॉडी वापस P से Q तक जाती है, उसके बाद बॉडी वापस P से Q तक जाती है और ये जाने में उसे टाइम लगता है 6 सेकेंड का। बॉडी वापस P से Q तक जाती है और ये जाने में उसे टाइम लगता है 6 सेकेंड का। क्लियर हुआ ये चीज़? तो तुमको निकालना है। अब इसमें दो कंडीशन बन गई। दो कंडीशन कौन सी बन गई? पहली, जब बॉडी 0 से लेकर P तक जाती है। दूसरी कंडीशन, जब बॉडी वापस P से Q तक आती है। तो हम दोनों कंडीशन में, जब बॉडी 0 से P तक जाती है तब हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालेंगे। फिर जब बॉडी वापस P से Q तक आती है तब हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल के कन्फ्यूजन अपना क्लियर करेंगे। तो शुरू किया जाए, तो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, हर्ष फैन ऑफ कर दो। तो अगर ध्यान से सुने हम, तो देखो बात, पहले कंडीशन की हम बात करते हैं। पहले कंडीशन की ना, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। पॉज कर दो। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं पहले कंडीशन में। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को समझना। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सीधी सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, इससे ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, या टाइम टेकन जिसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो पहली कंडीशन में वो पॉइंट कौन सा है? O से लेकर के P तक का पॉइंट है। तो O से P तक के पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 360 का, 360 का। O से P तक का सबसे छोटा पॉइंट यही तो होगा, स्ट्रेट एकदम जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग OP मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है,
वो क्या हो जाएगा 360 अपॉन कितना टाइम लिया 18 सेकेंड, ठीक 20 आएगा, 18 टू जा 36, ये हो गया 20, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया ये हो गया एवरेज वेलोसिटी पहली कंडीशन की। उसी तरह एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज तो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। अब O से P तक का डिस्टेंस तो यही होगा 360, यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये भी वही होगा टोटल टाइम टेकन। कोई ये ना पूछ दे कि सर इसमें क्या टोटल टाइम टेकन नहीं होगा, नहीं इसमें भी टोटल टाइम टेकन होगा। तो अब ये टोटल डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा 360 अपॉन 18, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब तुरंत आ जाते हैं हम लोग दूसरी कंडीशन पे। पहली कंडीशन समझ में आ गई, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का क्या आया, सेम आया 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन एवरेज वेलोसिटी ये OP का है और ये भी एवरेज स्पीड किसका है, OP का ही है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन ठीक है O2P एंड अगेन फ्रॉम P to Q, ये दूसरी कंडीशन है कि O से P गई फिर P से। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनियो कि एवरेज वेलोसिटी, एकदम ध्यान से सुनियो बच्चा लोग, कि O से P यानी कि 360, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पॉइंट बिटवीन द, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो आखिर वो देखो O से P गया और P से, तो फाइनली OQ हो गया, फाइनली OQ हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो O से P और फिर P से, यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकालना है, O से Q का। तो O से P गया तो कितना कवर हुआ 360, और फिर 360 से बैक आया है, 360 से कितना बैक आया, 360 से 320, 320 से 280, 280 से 120 बैक आया, यानी माइनस का 120, तो कितना आ जाएगा 240, 200। अब देखो शॉर्टेस्ट पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन OQ है भी क्या 200 है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ध्यान से समझना, 200 अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन टाइम जो है वो टोटल कितना लिया, O से P गया, टाइम की मैं बात कर रहा हूं, O to P और P से Q, वो तो घटा नहीं सकते हो, टाइम तो नहीं घटा सकते हो। O से P गया तो 18 सेकेंड लिया और P से Q गया तो 6 सेकेंड लिया, यानी टोटल कितना हो गया 24 सेकेंड टोटल टाइम, यानी 24 सेकेंड से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। बात समझ में आ रही है। अब यही एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ यानी OP प्लस OQ, सॉरी PQ, OP प्लस PQ अपॉन 18, हाँ टोटल टाइम यानी 18 प्लस 6। अब ये क्या हो जाएगा 360 प्लस 120, जो यहाँ माइनस की थे वो यहाँ प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 480 अपॉन कितना आ जाएगा, पक्का 20 पक्का आएगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला तो 10 मीटर पर सेकेंड आया, और एवरेज स्पीड निकाला तो 20 मीटर, जबकि डिस्टेंस बढ़ गई है, एक्चुअल डिस्टेंस जबकि,
तो यहाँ पे देखे थे जब हम, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या था इस पहली कंडीशन में, पहली कंडीशन में पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ जो था वो बराबर था टोटल डिस्प्लेसमेंट के। तो नतीजा क्या आया? नतीजा ये आया कि एवरेज स्पीड बराबर हो गई एवरेज वेलोसिटी के। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ था, यहां पे क्या नतीजा निकला था? यहां पे हुआ था, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, यहां पे कंडीशन ये आ गई थी कि टोटल पाथ लेंथ जो था, टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस वो बड़ी थी किससे? टोटल डिस्प्लेसमेंट से। तो कौन लास्ट में बड़ा हुआ? एवरेज स्पीड ज़्यादा आ गया, एवरेज। तो अब मेरे ख्याल से तुमको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कोई कंफ्यूजन, तुरंत न्यूमेरिकल नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो कर लो इसको नोट, तब तक मैं पॉज करके दूसरा, अच्छा तो पॉज कर दो। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस। अच्छा चालू है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ने की ज़रूरत क्या हुई, ये हम पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, हम लोगों को स्पीड पता चल गया क्या होता है, हम लोगों को वेलोसिटी पता चल गया क्या होता है। अब मान लो कोई बॉडी जो है वो 12 बजे चलना स्टार्ट हुई दोपहरिया में, 12 बजे दोपहरिया में चलना स्टार्ट हुई। बाइक से कोई लड़का घर से निकल गया 12 बजे दोपहरिया में, ठीक है। दोपहरिया मतलब दोपहर, इंग्लिश में दोपहरिया बोलते हैं, हिंदी में दोपहर। अब ये चला 12:30 बजे तक। कितना बजे तक चला? 12:30 बजे तक। 12:30 बजे जहाँ पहुँच गया, 12:30 बजे जहाँ जाना था वहाँ ये पहुँच गया। जहाँ पहुँचा वहाँ इससे सवाल हुआ कि तुम कितनी वेलोसिटी से आए हो तुम? तो ये बोला कि हम ऑन एन एवरेज, एवरेज ही बोलेगा, सब एवरेज ही बोलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बदलती घटती रहेगी। चल रहा है, आगे सांड आ गया तो वेलोसिटी घटानी पड़ेगी, हैं, बढ़िया रोड आ गया तो वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो एवरेज वेलोसिटी बोलेगा कि भैया हम एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर सेकेंड बोलेगा कि हम लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आए हैं आपके यहाँ। तो बोलेगा ठीक है। अब ध्यान से सुनना, चला कितने बजे से है? 12:30 बजे तक, 12 से बजे तक चला है। अब बता कितना रहा है एवरेज, कितनी वेलोसिटी से चले हैं? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से सुनना, अगर ये 12 बजे से चला है 12:30 बजे तक, और कोई आदमी पूछ दिया कि ठीक है भैया एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा 40 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन हमको ये बताओ कि तुम कि 12:15 पे कौन सी, 12:15 पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या रही होगी? 12:15 पे तुम्हारी वेलोसिटी 12 से लेके 12:30 तक चला है, और उस आदमी ने पूछ दिया, जिसके यहाँ पहुँचा उस आदमी ने पूछ दिया कि 12:15 पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या रही होगी या क्या होगी। क्लियर हुआ ये चीज़? तो वो कैसे बताएगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना एकदम। 12:15 पे पूछा है, इसका मतलब कि 12:15 पे पूछा गया है, इसका मतलब है कि वो 12:16 भी नहीं हो सकता है और 12:14 भी नहीं हो सकता है। 12:15 पे बोला है, यानी कि 12:16 भी नहीं हो सकता, 12:14 भी, यानी कि अगर वो किसी, अब ये 12:15 पे पूछा है, इसका मतलब किसी इंस्टेंट का पूछा है, किसी इंस्टेंट का ही पूछा है। ध्यान से समझना, ये इंस्टेंट हो गया हमारा, ये इंस्टेंट हो गया कि 12:15 का बताना है। अब जब वो 12:15 का बताएगा तो ना तो वो 16 पे जा सकता है
12:16 पे भी नहीं जा सकता और 12 यानी मोटा मोटी थियोरेटिकली क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टाइम की लिमिट 0 हो जाएगी, टाइम टेंड्स टू 0 हो जाएगा। टाइम टेंड्स टू 0 हो जाएगा मतलब टाइम टेंड्स टू 0 होने का ये मतलब नहीं कि समय खत्म हो गया, ब्रह्मांड एकदम विलीन हो गया, ऐसा कुछ नहीं। टाइम यहाँ पे टेंड्स टू 0 का मतलब है कि भैया इंस्टेंट पे पूछा गया है, न तो भैया टाइम से आगे बढ़ सकते हैं न तो पीछे जा सकते हैं। यानी अगर 12:15 पे पूछा गया है तो न तो 12:16 यानी 1 मिनट आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं और 1 मिनट पीछे भी नहीं बढ़ सकते हैं। हमको एग्जैक्ट उसी टाइम पे बताना है, यानी बेसिकली टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ना बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं, तो टाइम टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यानी अब ये जब टाइम टेंड्स टू 0 करके हम वेलोसिटी निकालेंगे, टाइम टेंड्स टू 0 करके जो वेलोसिटी निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंट की वेलोसिटी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंट की वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही कहलाती है। जब हम किसी पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी निकालते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जरूरी बात क्या होगी कि लिमिट टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लिमिट टेंड्स टू, अब देखो एवरेज वेलोसिटी होता कितना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी वो बताया था, याद है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये एवरेज वेलोसिटी होता है। अब टाइम टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा, टाइम टेंड्स टू 0 हो जाएगा। टाइम टेंड्स टू 0 क्यों होगा पता है ना, क्योंकि किसी इंस्टेंट पे निकालना है, बिकॉज द वेलोसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी जो है वो किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब टाइम ना हम आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं। हमको अगर 12:15 पे पूछा गया तो हमको 12:15 का ही बताना है। ठीक है, तो टाइम टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जैसे ही टाइम टेंड्स टू 0 हो गया वैसे ही तुम्हारी ये वेलोसिटी डिफरेंशिएबल क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिफरेंशिएबल में। डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्या मतलब होता है डिफरेंशिएबल का, क्यों कन्वर्ट हुआ डिफरेंशिएबल में, क्योंकि अगर 12 बजे से गाड़ी चली है 12:30 तक, अब तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मदद से हर इंस्टेंट पे निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मदद से हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। जब तुम 12:15 का निकाल सकते हो तो 12:16 का भी निकाल सकते हो, 12:25 का भी निकाल सकते हो, हर इंस्टेंट पे निकाल सकते हो। जब तुम हर इंस्टेंट पे निकाल सकते हो, इसका मोटा मोटा मतलब हो गया कि 12 से लेकर के 12:30 तक के टाइम को तुम तोड़ सकते हो। टाइम को तुम तोड़ करके जो चाहिए वो निकाल सकते हो। तो जब क्वांटिटी टूट के तुम कहीं भी निकाल सकते हो, जब क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी को तोड़ करके तुम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो कहलाती है मैथमेटिक्स के टर्म में डिफरेंशिएबल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी कहलाती है, इसलिए जैसे ही टाइम t टेंड्स टू 0 कर दिए, जैसे ही हमने टाइम t टेंड्स टू 0 कर दिया, वैसे ही डेल्टा किस में कन्वर्ट हो गया, डिफरेंशिएबल में। किस में कन्वर्ट हो गया, डिफरेंशिएबल में। डिफरेंशिएबल का भी रूल हम लोग कुछ बेसिक रूल पढ़ेंगे ताकि हम लोग न्यूमेरिकल इसका कर पाएँ। तो जैसे ही डेल्टा हमने t टेंड्स टू 0 कर दिया, डेल्टा डिफरेंशिएबल में कन्वर्ट हो गया, और ये फॉर्मूला जो एवरेज वेलोसिटी का था वो कन्वर्ट हो गया v = dx अपॉन, कल समझ में आई बात। ये पहला फॉर्मूला निकल गया जिस पे तुम्हारा मस्त इस न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब पहले तो लिख लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डिफिनेशन, वो मैं भी लिखवाया नहीं, लिख लो। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी at any instant
इज, बस इतना ही, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस, यानी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लो। इसके बाद हम कुछ डिफरेंशिएबल का रूल पढ़ लेंगे और इंटीग्रेशन का भी साथ में पढ़ लेंगे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, थोड़ा सा बेसिक रूल पढ़ लेंगे ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए, न्यूमेरिकल आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। इरेज कर देना, नोट्स बनाते रहना बेटा। तो शाबाश, ध्यान से देखना है, कुछ रूल बता दे रहा हूँ, बेसिक रूल है। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। अगर डिफरेंशिएशन तोड़ने का नाम है तो इंटीग्रेशन जोड़ने का नाम है, ठीक है। हर्ष अगर डिफरेंशिएट हो रहा है तो तुम जाके उसको इंटीग्रेट कर दो तो हर्ष तुमको पूरा मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो डिफरेंशिएशन तोड़ने यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा हो गया इंटीग्रेशन। तो अब देखना, एक साइड में डिफरेंशिएशन का रूल बताऊंगा, दूसरे साइड में इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया और ये हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर? अब मान लो डिफरेंशिएशन का पहला रूल, ध्यान से देखना, कि अगर कोई वेरिएबल है, पहला रूल है, कोई वेरिएबल यानी x, y, z, a, b, c, ये सब वेरिएबल ही। तो मान लो कोई वेरिएबल है, कोई अलजेब्रिक वेरिएबल है x, उसके पावर n दिया हुआ है, उसके पावर n दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला होता है nx, n जो है वो मल्टीपल में आ जाएगा वेरिएबल के और पावर में हो जाएगा n माइनस, ये पहला डिफरेंशिएशन का रूल। तो यहाँ पे लिख देना डी डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखोगे? d अपॉन डी एक्स, यानी ये कौन डिफरेंशिएट हो रहा है? x। याद रखना कि ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए, यानी जो वेरिएबल होगा उसी टर्म का डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएट कर पाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? ऐसे समझ लो कि लोहा ही लोहे को काटता है, यहाँ लोहा है तो यहाँ भी लोहा ही होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे d, अब अगर x n को डिफरेंशिएट करना होता और डिफरेंशिएबल होता अगर टाइम का, तो x कभी भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। अगर यहाँ पे टाइम है तो यहाँ भी टाइम होना चाहिए, तो इसी रूल से डिफरेंशिएट होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में यही आ गया तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन में यही आ गया, इंटीग्रेशन का साइन होता है सांप, नागिन। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x के पावर n, ठीक है, ये था यहाँ। अब ये हो गया इसका dx, और सेम रूल वही। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। नहीं समझे? एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। देखो, मान लो 2x के पावर 3 है, मान लो 2x के पावर, इसको डिफरेंशिएट करना है। 2x के पावर क्या है? इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ध्यान से, ये हो गया डिफरेंशिएट करना है यानी डी डी एक्स, एक्स को करना है यानी डी डी एक्स ही होगा, और किसको करना है? 2x के पावर 3 को, यही करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट के लिए तो मैं कुछ बोला नहीं। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा, अगर कांस्टेंट उस वेरिएबल के साथ जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट को, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जो वेरिएबल डिफरेंशिएट हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, यानी यूं। तो ये बच जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब।
सवाल ये उठता है सर जब अकेले होगा तब, जब अकेले होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, जब अकेले होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ 2 0 होगा, डी डी एक्स ऑफ 2 हमेशा क्या होगा 0। दूसरा सवाल, मान लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ टी एक्स है, टी एक्स है। अब यहाँ पे ये x का डिफरेंशिएबल है तो ये x का फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा, तो यहाँ पे t क्या करेगा, t कांस्टेंट की तरह से काम करेगा। t किसकी तरह काम करेगा, यानी बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी t बाहर आ जाएगा, यानी इसको लिखोगे t डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। मान लो सिर्फ डी डी एक्स ऑफ t हो तब ये कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। समझ में आई बात? चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करूँ मैं, 3x हाँ या एकदम सही। तो हो जाएगा 2 और इसको डिफरेंशिएट करोगे इस फॉर्मूले से तो n की जगह क्या है 3 है, n की जगह, हाँ n की जगह क्या है 3 है। फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे nx n माइनस यानी कि 2, 3x 3 माइनस 1, यही तो फॉर्मूला है, यही है ना। तो ये हो जाएगा 2 3 x के पावर 2, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज़? इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। पहले ये नोट कर लो, उसको बाद आगे बताता हूँ। पॉज कर दो। डिफरेंशिएशन का वो वाला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल देखो ध्यान से, इसको हम लोग चेन रूल वगैरह भी कहते हैं। अगर दो टर्म का इनटू है तो मल्टीप्लाई है तो देखो, मान लो है डी डी एक्स ऑफ यू वी, क्या है यू वी, यू इंटू वी। तो इसको कैसे करोगे, इसमें कैसे क्या करते हैं कि दो टर्म है ना, एक बार पहले टर्म का डिफरेंशिएशन और दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई में एज इट इज रखेंगे, प्लस दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन पहले वाले को एज इट इज रखेंगे। लिख के दिखाता हूँ, ये उसका फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ यू वी ऐसे, ठीक है, प्लस अब u का हो गया तो अब v की बारी, डी डी एक्स ऑफ u को एज इट इज रखेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। u और v x के ही टर्म में होंगे, ठीक है, u और v x के ही टर्म में होंगे। और अगर यही हाल डिवीजन का रहा, ये भी देख लो एक साथ, यही हाल अगर डिवीजन का रहा u बाई v, तो कैसे करेंगे, तब हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u v को एज इट इज, प्लस करेंगे कि माइनस, माइनस करेंगे, माइनस डी डी एक्स ऑफ v u को एज इट इज। याद रखना कि डिवीजन में बीच में माइनस होगा, और डिवाइडेड बाय जो रिमाइंडर अरे सॉरी डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसका स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज़? क्लियर हुआ? ठीक, नोट कर लो जल्दी से, ध्यान से देखना। अब देखना है ध्यान से, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। मान लो कहीं लिखा होता है डी डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। कैसे होती है वो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि 1 होती है, लेकिन कैसे होती है समझा देता हूँ। कि अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, 1 ना मान करके मैं फॉर्मूले के हिसाब से डिफरेंशिएट करूँगा। फॉर्मूले के हिसाब से डिफरेंशिएट करूँगा तो n की जगह क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू है, और फॉर्मूला क्या है n x n माइनस, यही तो फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 1x 1 माइनस 1, यानी 1x 0, किसी के भी पावर 0 क्या होता है, इसीलिए डी डी एक्स ऑफ x क्या लिखा जाता है, डी एक्स ऑफ डी एक्स 1 लिखा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि डी एक्स कट जाएगा और 1 बचेगा, काटेंगे कभी नहीं, डायरेक्टली रूल के खिलाफ है ये। उसी तरह इसका करके देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ अगर x के पावर 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन
2 ये होगा। लेकिन यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, डी डी एक्स का किए थे डिफ्रेंसिएशन तो क्या आया था, 1 आया था ना। क्यों? क्योंकि एक्स के डिफ्रेंसिएशन में एक्स के पावर 0 आया था, एक्स के पावर क्या आया था। अब यहाँ पे हम ये करके देखते हैं, एक्स के पावर 0 का इंटीग्रेशन करके देखते हैं। एक्स के पावर 0 का, तो एक्स के पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे। एन की जगह क्या है, एन की जगह यहाँ 1 है, 0 है ना, तो हो जाएगा एक्स के पावर n+1 यानी 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 डिवाइडेड बाई n+1 यानी 0 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 1/1 यानी उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, x के पावर 0 का x आ गया। डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1 ही ना। अरे x के बाई 1 का क्या मतलब हुआ, x ही ना, तब वो तो 1 रहेगा ही। चलो 1 लिख देते हैं। ठीक, खुश, ठीक, नोट कर लो इसको। इसके बाद हम लोग एक आगे बढ़ेंगे और इसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा करेंगे। पॉज कर लो।